नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरुजी पर। अपनी आदिकाल की सीरीज चल रही थी और जिसमें अपन ने सिद्ध साहित्य का अध्ययन कर लिया था और आज अपन अध्ययन करेंगे जैन साहित्य का। अब अपन अध्ययन करेंगे सेकंड नंबर पर जैन साहित्य का, यानी राज साहित्य का। इसमें देखिए, अपभ्रंश साहित्य को जैन साहित्य कहा जाता है, यानी अपभ्रंश की जो रचनाएं रची गई या लिखी गई उनको जैन साहित्य कहा जाता है। आगे देखिए, अपभ्रंश साहित्य के रचयिता जैन आचार्य थे। कौन थे? जैन आचार्य। आगे देखिए, जैन रचनाकारों का समय मुख्यतः 8वीं से 13वीं सदी के मध्य रहा, यानी इन्होंने जो रचनाएं की उनका मुख्य समय 8वीं से 13वीं सदी के मध्य रहा है। आगे देखिए, जैन साहित्य आचार, रास, फागु एवं चरित काव्य के नाम से जानी जाती है। इसमें घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता है, यानी इसमें घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता है। जैन श्रावक ताल देकर गाते हैं। क्या देकर गाते हैं? श्रावक ताल देकर गाते हैं, अतः यह साहित्य रास साहित्य कहलाता है। रास शब्द का संस्कृत में अर्थ क्रीड़ा से है, जिसका संबंध गायन से भी है। रास शब्द का संस्कृत में अर्थ किससे है? क्रीड़ा से, और जिसका संबंध किससे है? गायन से भी है। इनमें जैन अवतारों एवं वैष्णव अवतारों की गाथाएं हैं। किसकी कथाएं हैं इसमें? जैन अवतारों एवं वैष्णव अवतारों की कथाएं हैं। आगे देखिए, जैन मत के प्रभाव में अधिक काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया। कहाँ रचा गया? गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया। अब अपन पढ़ेंगे जैन साहित्य की विशेषताएं, यानी जैन साहित्य की प्रमुख कौन कौन सी विशेषता रही हैं वो देखिए। तो एक नंबर में देखिए, नारी रूप चित्रण व रस निरूपण, यानी नारी रूप का चित्रण एवं रस निरूपण। सेकंड नंबर पर देखिए, आध्यात्मिक चिंतन की इसमें प्रधानता रही है। थर्ड देखिए, भावनाओं की अभिव्यक्ति रही है। 4 नंबर देखिए, प्रेम के विविध रूपों का चित्रांकन किया गया है। रहस्यवादी विचारधारा का समावेश है। बाह्य उपासना, पूजा पाठ, रूढ़ियों और परंपराओं का इसमें विरोध किया गया है। 7 नंबर पर देखिए, दार्शनिकता और शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध आत्मानुभूति है। 8 नंबर में देखिए, जैन धर्म की प्रतिष्ठा। 9 नंबर में देखिए, विरह की मार्मिक व्यंजना की गई है। 10 नंबर में देखिए, प्रकृति चित्रण, यानी सबसे पहले जैन साहित्य में पाया जाता है क्या? प्रकृति चित्रण का उल्लेख। 11 नंबर में देखिए, संस्कृत और समाज का अंकन किया गया है। 12 नंबर में देखिए, गीत तत्व की इसमें प्रधानता रही है। 13 नंबर में देखिए, विविध काव्य रूपों का इसमें प्रयोग किया गया है। 14 नंबर में देखिए, अलंकार तथा छंद योजना इसमें शामिल है। 15 नंबर में देखिए, भाव व्यंजना की इसमें अभिव्यक्ति की गई है। आगे देखिए, इनके कथानक का प्रमुख स्रोत उपजीव्य जैन पुराण को माना जाता है। किसको माना जाता है? जैन पुराण को। आगे देखिए, फागु व चरित काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है, यानी फागु व चरित काव्य की जो शैली है वो सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। जैन रचनाकारों ने कृष्ण की कथा और महाभारत की कथा को हरिवंश पुराण के नाम से लिखा है। किसके नाम से लिखा है? कृष्ण की कथा को और महाभारत की कथा को हरिवंश पुराण के नाम से। अब अपन अध्ययन करेंगे अपभ्रंश की रचनाओं का। किसका अध्ययन करेंगे? अपभ्रंश की जो रचनाएं थी, जैन साहित्य में जो अपभ्रंश की जो रचनाएं शामिल थी उसका अध्ययन करने वाले हैं। इसमें देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन देखिए अपभ्रंश साहित्य के विषय में। इन्होंने कहा, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक यह भाषा या देश भाषा कहलाती रही, परंतु
जब साहित्य में प्रयुक्त होने लगी तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार में होने लगा, यानी जो अपभ्रंश जो शब्द है वो व्यवहार में होने लगा। आगे देखिए, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया। किसने किया था? महाभाष्यकार पतंजलि ने। और यह क्वेश्चन दिल्ली KVS PGT भर्ती 2015 में पूछा गया है। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल की नेक्स्ट परिभाषा देखिए। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। और यह कथन UGC नेट भर्ती 2019 में पूछा गया है। आगे देखिए, अब डॉक्टर नगेंद्र ने अपभ्रंश भाषा के विकसित रूप को ही आदिकाल की संज्ञा से अभिहित किया है। अब एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें असंगत कथन निकालना इसमें। और यह क्वेश्चन राजस्थान स्कूल प्राध्यापक भर्ती 2018 में पूछा गया है। एक नंबर में देखिए, जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में मिलती हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए, सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः 2 काव्य रूपों दोहा कोश और चर्यापद में उपलब्ध हैं। 3 नंबर में देखिए, नाथ सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना के पक्षधर थे। 4 नंबर में देखिए, वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य जैन रास काव्य से भिन्न है। तो इसमें असंगत कथन कौन सा है? वो है 3 नंबर वाला, नाथ सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना के पक्षधर थे। आगे देखिए, डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। किसके शिलालेख में मिलता है? अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग राजा धारसेन के द्वितीय शिलालेख में। और यह क्वेश्चन KVS PGT हिंदी भर्ती 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, अवहट में शिक्षा शब्द के लिए शिखा का रूप मिलता है। किसका रूप मिलता है? शिखा का। और यह क्वेश्चन दिल्ली KV PGT भर्ती 2015 में पूछा गया है। आगे देखिए, भाषा का क्रम। तो भाषा क्रम देखिए, संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर लास्ट में अवहट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो क्या नाम है? अवहट। वापस से देखिए, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट है। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014 में पूछा गया है। अब परिभाषा देखिए, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज सहायक प्रोफेसर भर्ती 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट परिभाषा देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की परिभाषा देखिए। और यह परिभाषा हिंदी के प्रारंभिक काल की भाषा के बारे में कथन है। तो देखिए, इसमें विक्रम की 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2015, राजस्थान कॉलेज सहायक प्रोफेसर भर्ती 2021 में पूछा गया है। आगे देखिए, अपभ्रंश भाषा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संज्ञाएं दी। तो एक नंबर में देखिए, विद्यापति ने अपभ्रंश को क्या संज्ञा दी? देशील बयाना की। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या दी? प्राकृत भाषा हिंदी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी कहा। डॉक्टर भोलानाथ व्यास ने अवहट कहा। क्या कहा? अवहट। आगे देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने
साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है, जिसका समर्थन राहुल सांकृत्यायन ने करते हैं। जिसका समर्थन कौन करते हैं? राहुल सांकृत्यायन करते हैं। और यह क्वेश्चन राजस्थान राज्य पात्रता भर्ती 2023, यूजीसी नेट 2009, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती 2014 में पूछा गया है। आगे देखिए, डॉक्टर हरदेव बहारी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्ण काल माना है। किसने माना है अपभ्रंश का स्वर्ण काल? 7वीं से 11वीं सदी के मध्य को डॉक्टर हरदेव बहारी ने। आगे देखिए, अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंद मिलते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और वो कौन कौन से हैं वो देखिए, दोहा बंद, पदड़िया बंद और गे बंद, गे पदबंद। आगे देखिए, अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? तो कौन सा है? दोहा छंद। और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2012 में पूछा गया है। आगे देखिए, अपभ्रंश का चरित काव्य पदड़िया बंद में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? पदड़िया बंद में। और चरित काव्य क्या होता है वो देखिए, किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य चरित्र काव्य कहलाता है। पदरी 16 मात्राओं का छंद है। कितनी मात्राओं का छंद है? 16 मात्राओं का छंद है। इसमें लिखे जाने वाले काव्यों को पदड़िया बंद कहा गया है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो वो है पदरी। और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2011 में पूछा गया है। चरित काव्यों में पदड़िया छंद 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। आगे देखिए, भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। अपभ्रंश को देश भाषा किसने कहा है? भरत मुनि ने। और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2018 में पूछा गया है। प्राकृत भाषा हिंदी से आज से अपभ्रंश से है। और यह क्वेश्चन एनवीएस पीजीटी भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अपभ्रंश उतार बहुला भाषा है। कौन सी भाषा है? उतार बहुला भाषा। अब देखिए, प्रमुख अपभ्रंश साहित्यकार देखिए कौन कौन से हैं और उनका सूत्र देखिए। सबसे पहले जोश पधन चतुर्जिन अब्दुल का रहस्य, यानी जोश पधन चतुर्जिन अब्दुल का रहस्य। तो 1 नंबर में देखिए, जो से बन जाएगा जोइंदू, से बन जाएगा स्वयंभू, और स्वयंभू का समय देखिए 783 ईस्वी, और पै से बन जाएगा पुष्पदंत, और इनका समय देखिए 972 ईस्वी, और धन से बन जाएगा धनपाल, चतुर से बन जाएगा चतुर्भुज, और जिन से बन जाएगा जिनदत्त सूरी, अब्दुल से बन जाएगा अब्दुल रहमान, रै से बन जाएगा राम सिंह यानी मुनीराम सिंह, है से बन जाएगा हेमचंद्र, और शय से बन जाएगा सारंगधर। अब अपन 1 नंबर पर अध्ययन करेंगे जोइंदू यानी योगेंद्र का। और जोइंदू की रचनाएं देखिए कौन कौन सी उनकी रचनाएं रही। परमात्म प्रकाश, योगसार, और यह 6वीं सदी की है। योगसार जो रचना है, इनकी जो रचनाएं हैं वो 6वीं शताब्दी की रचनाएं हैं। आगे देखिए, परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार हैं जोइंदू। और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2012, पीएचडी प्रवेश परीक्षा भर्ती 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आदिकाल में दोहा छंद की विधिवत शुरुआत करने वाले कवि जोइंदू माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जोइंदू। अपभ्रंश से दोहे की शुरुआत मिलती है। दोहे की शुरुआत कहाँ से मिलती है? अपभ्रंश से। अब अपन 2 नंबर पर अध्ययन करेंगे स्वयंभू का। और स्वयंभू का जन्म देखिए 783 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और ये कर्नाटक से संबंधित हैं। स्वयंभू की उपाधि देखिए, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की? तो वो की थी कविराज चक्रवर्ती व छंदस चूड़ामणि की। आगे देखिए, विख्यात, और यह विख्यात क्यों है वो देखिए, अपभ्रंश भाषा के प्रथम जैन कवि या महाकवि कहलाते हैं। कौन? स्वयंभू।
और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2007 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी ये चारों की चारों जो रचनाएं हैं वो एनवीएस पीजीटी भर्ती 2014 में पूछी गई हैं। तो 1 नंबर में इनकी रचना देखिए, पौम चरिव्य यानी पद्म चरित्र, और जो रचना है 8वीं शताब्दी की, और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड रचना देखिए अब इनकी, रिठे नैमित चरिव्य, यह अरिष्ट नैमित चरित्र कहलाती है, और यह रचना 8वीं शती की है, और यह रचना कृष्ण कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है? कृष्ण कथा पर आधारित है। 3 नंबर में देखिए, पाई कुमार चरिव्य, और या पंचमी चरिव्य यानी नाग कुमार चरित्र भी यह रचना कहलाती है, और यह रचना 8वीं शताब्दी की है। कौन सी शती की है? 8वीं शती की। फोर्थ रचना देखिए इनकी, स्वयंभू छंद इनकी फोर्थ रचना है। आगे देखिए अब, पौम चरिऊ, और यह रचना अपभ्रंश की रामायण कहलाती है। कौन सी रचना अपभ्रंश की रामायण कहलाती है? पौम चरिऊ, और यह राम कथा के वर्णन पर आधारित है। आगे देखिए, पौम चरिव्य, इसमें राम को अंत में मुनिंदर से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया है। आगे देखिए, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित पौम चरिव्य है, और यह क्वेश्चन हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस रचना के बारे में उल्लेख देखिए क्या क्या शामिल है। पवित्र चरित भी कहलाती है, यानी पौम चरिव्य को पवित्र चरित भी कहते हैं, और यह प्रथम जैन रामायण भी है, और इसमें सीता की अग्नि परीक्षा का भी उल्लेख किया गया है। सीता जैन धर्म में दीक्षित होने का भी इसमें उल्लेख किया गया है। राम की माता का नाम अपराजिता मिलता है इसमें। आगे देखिए, किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? तो किस में है उल्लेख है? पौम चरिव्य, और यह क्वेश्चन दिल्ली केवीए पीजीटी भर्ती 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, यह अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना मानी जाती है। कौन सी? पौम चरिव्य, और इसमें 7 चौपाई और 1 दोहा सम्मिलित है। आगे देखिए, यह 5 कांड तथा 83 या 90 संधियों वाला, यानी काफ़ी किताबों में 83 दिया रखा है और काफ़ी किताबों में 90। तो वापस देखिए, यह 5 कांड तथा 83 या 90 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है, और इसमें 12,000 श्लोकों का उल्लेख किया गया है। 5 कांड देखिए वह कौन कौन से 5 कांड इसमें शामिल हैं? विजाहर कांड, उज्जाकांड, सुंदरकांड, झुजकांड और उत्तरकांड। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। पौम चरिव्य जो रचना है वो अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। आगे देखिए, स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूरा किया था। कौन सी रचना को? पौम चरिव्य को। रिठे नैमित चरिव्य, इसे हरिवंश पुराण भी कहा जाता है। हरिवंश पुराण स्वयंभू की किस रचना को कहा जाता है? तो रिठे नैमित चरिव्य को। आगे देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को मानते हैं। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का पहला कवि किसे मानते हैं? स्वयंभू को। और यह क्वेश्चन DSSB पीजीटी भर्ती 2018 और यूपी पीजीटी भर्ती 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। स्वयंभू कृत पौम चरिव्य राम कथा पर आधारित अपभ्रंश का महाकाव्य है, और यह क्वेश्चन उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन पढ़ेंगे स्वयंभू कहलाते हैं, यानी स्वयंभू को किस किस नाम से पुकारा जाता है वो देखिए। तो 1 नंबर में देखिए, अपभ्रंश का कालिदास कहलाते हैं, और यह डॉक्टर भयाणी द्वारा कहा गया। 2 नंबर पर देखिए, स्वयंभू अपभ्रंश के वाल्मीकि भी कहलाते हैं, और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2005,
यूपी टीजीटी भर्ती 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयंभू। आगे देखिए, यह अपभ्रंश का प्रथम महाकवि हैं। 4 नंबर पर देखिए, कौशल प्रदेश के जैन भी माने जाते हैं और यह डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा कहा गया है। 5 नंबर में देखिए, प्रथम महान कवि भी कहलाते हैं और यह राहुल सांकृत्यायन द्वारा कहा गया। आगे देखिए, इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है, यानी किस कवि ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयंभू ने। अपभ्रंश में कृष्ण कथा का आरंभ का श्रेय स्वयंभू को ही जाता है, यानी अपभ्रंश साहित्य में कृष्ण कथा का आरंभ का जो श्रेय है वो किसको जाता है, स्वयंभू को। आगे देखिए, जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, स्वयंभू। अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि स्वयंभू थे और यह क्वेश्चन यूपीएससी डिग्री कॉलेज भर्ती 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, स्वयंभू का सर्वप्रथम उल्लेख महाकवि पुष्पदंत ने किया। स्वयंभू का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा महाकवि पुष्पदंत ने किया। स्वयंभू ने पौम चरिवा के आरंभ में कहा है, क्या कहा है कि मेरे जैसा कुकवि कोई नहीं है। यह कथन किसका है, मेरे जैसा कुकवि कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयंभू का। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति देखिए, राम कहाँ सरी ए है सोहंती, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। आज की वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे 3 नंबर पर पुष्पदंत का। तब तक के लिए वीडियो का वेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने माध्यम से समझाने का प्रयास कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हिंदी साहित्य के लिए जुड़ सकें, ताकि अपन भी इस वीडियो को कम से कम 1 घंटे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ोगे, हमें यह अनुभव होगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो हम भी इसका समय आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और बेस्ट से बेस्ट आपको हिंदी साहित्य के नोट्स के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वीडियो को वेट कीजिए। नमस्कार।